वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब कुछ बात कर लेते हैं हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो लफ्जी जंग एक बार फिर से उरूज पर पहुंच चुकी है उसकी। तो लाहौर में मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो उनके सदर शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े और नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में तनकीदी तोपों का रुख जो है वो हुक्मरानों की जानिब मोड़ लिया। अच्छा, शहबाज शरीफ ने खबरदार किया है कि अगर हमने खुद को ना बदला तो खुदा न खास्ता मुल्क में खूनी इनकलाब आ सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कहा कि 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। क्या ये नया पाकिस्तान है? क्या कहा शहबाज शरीफ साहब ने, आपको सुनाते हैं। नैब न्याजी गठ 3 साल इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करता रहा। एक धेले की करप्शन सामने नहीं आई इन पावर प्रोजेक्ट्स में। ये जो हमने 4 पावर प्रोजेक्ट लगाए, क्योंकि अरबों डॉलर इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान के पास इतनी सख्त नहीं थी। बड़ी कोशिश की कि हमें खुदार मिल जाएं, लॉन्ग टर्म नहीं मिला। मैंने बास ममालिक से के लोगों के बड़े जोमा से, नाम नहीं लूँगा, ना मुल्क का ना उनके घुटनों को हाथ लगाया कि खुदारा आप ये प्लांट्स पाकिस्तान लगाएं। 5 करोड़ अफराद इन 3 सालों में खत अफलास से नीचे जा चुके हैं। 50 लाख अफराद अपना इस 3 सालों में वो बेघर हो चुके हैं। 50 लाख घर बनाना तो बड़ी दूर की बात है, एक ईंट नहीं लगाई। 1 करोड़ नौकरियां देना तो बड़ी दूर की बात है। 50 लाख लोग इन 3 सालों में वो अपना बेरोजगार हो चुके हैं। तो मुझे बताइए कि ये कौम फिर क्या करे। तो शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आपको अब बताएं कि आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में इंतखाबी जलसे से मरीम नवाज ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं है जब सबको नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। उन्होंने क्या कहा, आपको वो जरा सुनाते हैं। नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की उसको किसी इदारे पर तनकीद का नाम न दिया जाए। उन लोगों ने जो काम किया उसका नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को और कश्मीर को पहुंचा, बल्कि इदारों को खुद भी उसका नुकसान पहुंचा है। और अगर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। अच्छा जी, नून लीग की क़यादत के इल्ज़ामात का जवाब देने वफाकी वज़रा भी मैदान में आए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ 25 अरब रुपए की लूट खसूट का जवाब दें। उनसे सवाल पूछे तो कहते हैं कि मैंने मेट्रो बनाई। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। वो तो ये थी कि वो उस मुकदमे के ऊपर जिसमें उन्हें FIA ने तलब किया है, जिसके ऊपर नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ रोशनी डालेंगे। जब आप उनसे पूछते हैं कि आपने इतने पैसे आपके अकाउंट से निकले, वो कहते हैं मैंने पंजाब में मेट्रो बनाई। आप उनसे पूछें कि ये आपके जो बेटे हैं वो पाकिस्तान से अरबों रुपया बाहर ट्रांसफ़र कर गए हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने तो जो है वो पानी के ऊपर स्कीमों के ऊपर काम किया। आप उनसे पूछें कि आपके अपने अकाउंट से अरबों रुपया निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है, वो कहते हैं देखें मैंने बड़ी पंजाब की खिदमत की है। क्योंकि हाँ, बच्चे की पैदाइश बाद में होती है, एक अपार्टमेंट दुनिया के किसी बड़े शहर में पहले इनके नाम लग जाता है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज इस वक्त लंदन में, और ये वो प्रॉपर्टीज है जिनका हमें इल्म है। जिनका हमें इल्म नहीं है वो तो शायद इससे भी बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो इत्तेफाक से उनका अभी तक कोई पैनामा नहीं आया। तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कंवल साहिबा, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। खूनी इनकलाब आने जा रहा है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी। शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि इतने बुरे हालात हो गए अब तो खूनी इनकलाब आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर सबको। सुबह सुबह आपने इतनी खौफनाक खबरें सुना दी हैं। अच्छा, ये खूनी इनकलाब ना मैं तकरीबन 7-8 साल की तब से आ रहा है। मुझे बड़ा इंतज़ार था कि ये होता क्या है खूनी इनकलाब। अच्छा। और ये उससे काफ़ी जवान होते थे शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक्त से हम सुन रहे हैं ये खूनी इनकलाब जब भी किसी और की हुकूमत में तो आना शुरू हो जाता है। थोड़े दिनों के लिए ये उसको फ्रीजर में डाल देते हैं जब ये खुद हुकूमत में हो। तो इसलिए अब ये बेचारे क्या करे, बचपन से उन्होंने 1-2 जुमले रटे हुए हैं, अल्लाह ताला के फजलो करम से खूनी इनकलाब आएगा। तो इस तरह की बातें हम बचपन से सुन रहे हैं। खूनी इनकलाब नहीं आने वाला है। खूनी इनकलाब की जगह वो इनकलाब आएगा जिसको एहतसाबी इनकलाब कहते हैं। इदारे कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेंथन हो, फेयर एनालिसिस करें, फेयर प्रोसिक्यूशन करें और उनकी कैपेसिटी बेहतर हो, ताकि बड़े बड़े जो चोर हैं ना, जो जाल फाड़ के निकल जाते हैं और छोटी मछलियां फंस जाती हैं, वो निज़ाम यहाँ ख़त्म हो जाए, 2 नहीं 1 पाकिस्तान हो जाए। दूसरी बात ये जो आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बड़ी चीज़ें दिखाई कि जी शहबाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया, उनकी वो जो एक भतीजी साहिबा है वो क्या फरमा रही हैं। तो देखें, आपसे मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, ढेला क्या होता है? देखा आज तक ढेला क्या होता है? नहीं, वो उस ढेले की बात कर रहे हैं। या कोई हमारे जमाने में
नहीं, वो उस धेले की बात कर रहे हैं कि 3 साल हो गए सारे में इनके दादा जान के जमाने में धेले हुआ करते थे। नहीं ठीक कह रही हैं आप। दादा जान के जमाने में धेले होते थे। अच्छा, अब ये खुद दादा परदादा बनने वाले हैं, बन चुके हुए हैं। अब तो अरबों खरबों की बातें होती हैं, कौन से धेलों की आने दो आने की बातें होती हैं। तो हमारे जो वालिदैन है उनके भी बचपन में होती थी। तो वैसे तो बेचारे सच कह रहे हैं कि एक धेला प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि धेला एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब तो अरबों खरबों एग्जिस्ट करते हैं अब तो। और दूसरा, हम क़यामत की एक निशानी पढ़ते हैं कि क़यामत वाले दिन सब कहेंगे नफसी नफसी। बाप बच्चों को नहीं पहचानेगा, बच्चे माँ को नहीं पहचानेंगे, माँ बच्चों को नहीं। वो हम आजकल इनके केसेस में देखते हैं। वालिद साहब को बुला के अगर पूछते हैं इदारे के, जनाब ये आपके अकाउंट में जो पैसे आए, वो कहते नहीं मेरे तो नहीं है, मेरे बच्चों के, आप उनसे पूछ लें, मुझे क्या लेना देना, मेरी बेगमात के आप उनसे पूछ लें। यानी जो क़यामत के दिन नफसी नफसी होनी है वो हमें शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की फैमिली में अभी पिछले 5 सालों से नजर आ रही है। मैं आपको एक छोटा सा असूल बता दूं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूं और एक MNA हूं। जब मैंने फर्स्ट टाइम MNA का फॉर्म भरा है इस दफा, तो आपने एक एफिडेविट भरना होता है और वो जमा कराना होता है सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन में भी जमा होता है, सुप्रीम कोर्ट में। उसमें पूरी एक लिस्ट होती है। उसमें आप अपने जो आपका स्पाउस होता है, यानी अगर आप MNA मेल है तो आपकी बेगमात कितनी है, और अगर खातून है तो आपके हस्बैंड, और साथ में आपके बच्चे, उनकी पूरी डिटेल वो पूछते हैं कि वो आप पे डिपेंडेंट है नहीं है, और आपकी और आपके हस्बैंड की या आपकी बेगमात की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसके सोर्सेज वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, इवन आपके पास कितना गोल्ड है, आपके घर में फर्नीचर की क्या वैल्यू है, वो भी आपको फॉर्म में भर के एफिडेविट जमा कराना होता है। बिल्कुल। तो ये किस किस्म की बातचीत करके कैसे, और उसमें मैं आपको बता दूं, आपके अगर कोई डिपेंडेंट आप पे बहन भाई है तो आप बहन भाई का डिक्लेयर करते, वरना आपके बहन भाई जो है वो अलग इंडिपेंडेंट काउंट होते हैं ना फैमिली में, डिपेंडेंट काउंट नहीं होते। लेकिन कमल साहब यहाँ पर सवाल यही है ना, वो कह रहे हैं कि 3 साल से हम लोग कभी जेल जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं। अगर हम जमानती जो उनके फैसले होते हैं, जब जमानत होती है वो देखें तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा होता। वो उस धेले की बात कर रहे होते हैं कि 3 साल में रिकवर क्या किया, साबित क्या किया, और उसके बाद रिकवर क्या किया। तो वो जब क्वेश्चन उठाते हैं तो 2 साल बाद आप नहीं देखती कि उनके इस बयानिए को तकरीयत मिलेगी? पहले तो मैं आपको उसका जवाब दे रही हूँ। मैं सिर्फ 1 मिनट अगर आप मुझे दीजिए। जी प्लीज। एक तो धेले वाली बात ही खत्म कर देना, वो तो उनके कोई बचपन के जमाने की उनके दिमाग में रह गई। अब तो अरबों खरबों की बात करें, और शरीफ फैमिली हो तो धेला कहते हुए शर्मिंदगी मजाक होता है ना, वो तो स्टार्ट ही खरबों से होते हैं। आप छोड़ देंगे सारी ये अरबों खरबों करोड़ों की बात भी मत करें, खरबों की, उससे भी आगे 100 खरब की, 2000 खरब, हजारों खरबों की बात करें, इससे नीचे तो उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। देखिए, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये सारे मामलात, अगर आपका बेटा आप पे डिपेंडेंट था, जब से ये लोग हुक्मरान है, इनके बच्चों के क्या सोर्सेज रहे, इंडिपेंडेंट कोई सोर्सेज नहीं है। हुकूमतों में आए, हुकूमतों में बैठे, हिसाब इन्हें देना है। अब आ जाए कि जी ये अंदर जाते हैं बाहर आते हैं। देखें, कल आपने देखा है कि फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक सजेशन दी है कि लाइव चलनी चाहिए ये सारी अदालती कार्रवाइयां। देखिए, इससे 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो ये भी पता लगेगा कि अदालत क्या कहती है, और दूसरा ये कि ये जाके अदालतों में क्या कहते हैं, ये प्रोसिक्यूशन क्या करवाते हैं। इनसे अगर पूछा जाए कि जनाब आपके बेटे के अकाउंट में 25 अरब रुपया आ गया, 25 अरब रुपया, आपने एन वाले अरब देखे होंगे सऊदी अरब में जाके, अलिफ रे बे वाले में शर्तिया कह रही हूँ, आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैंने तो अब तक जिंदगी में 1 अरब रुपया इकट्ठा नहीं देखा। 25 अरब रुपया एक शख्स के अकाउंट में आ रहा है। वो कह रहा है जी चौकीदार का, ड्राइवर का, पापड़ वाले का, चीनी वाले का। वो कह रहे हैं मैं मसरूफ बहुत था, मुझे नहीं पता कहाँ से आ गया। मैं आज कह रही हूँ, अगर पाकिस्तान के रूल्स है ना, आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया 50,000 जो टैक्सेबल मनी से ऊपर अगर पड़ा हुआ है, तो वो पूछते हैं FIA का, FBR का, आपको नोटिस आ जाता है कि कैसे आया आपके अकाउंट। तो कवल साहिबा, क्या आप लोग अदालत में दरख्वास्त करेंगे कि ये तमाम चीजें दिखाई जाए, सारे जो उनके साथ हैं वो दिखाए जाए? आप लोग ये दरख्वास्त करेंगे अदालत में? प्रोसिक्यूशन क्या हो रही है नैब की जानिब से और इनकी जानिब से क्या बयान आ रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि सारे पाकिस्तान को ये दरख्वास्त करनी चाहिए, इसका ख्वाहिश का इजहार करना चाहिए, ताकि हमें पता लगे हमारा अदालती निजाम कैसे चल रहा है, हमारी प्रोसिक्यूशन क्या करती है, और ये जो इतने बड़े बड़े जिन पे इल्जामात हैं, जिन पे इतना कुछ निकल के आता है, ये वहां जवाब में क्या कहते हैं। फॉर इंस्टेंस राना सनाउल्लाह साहब का केस अगर आप देखें, आपको पता लगेगा कि वहां पर या तो उससे अगली डेट ले ली जाती है, या एक लफ्ज नहीं कहा जाता। अब अगर इनसे पूछा जाए कि जनाब अली FIA वाले सवाल पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए, ये जो बंगले खरीदे, ये जो अरबों के आपके अपार्टमेंट्स हैं, या जो ये पैसा आया हुआ, ये कहाँ से आया, तो कहते हैं आजकल
फ़लस्तीन का मसला बहुत बढ़ गया है। तो अब देखें, ये तो पाकिस्तानियों को एक मतलब समझना कि टाइम को धक्का लगा रहे हैं कि चलो कैसे भी निकाल लो। मरियम की आपने बात की, मैं उस पर जरा कहना चाहती हूँ। मरियम की सारी स्पीचेस बेचारी की, मैं माजरत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, नवाज शरीफ ईडियोलॉजी पे चलती है। नवाज शरीफ का बयानिया क्या है, क्यों निकाला मुझे, हवाई मखलूक, खलाई मखलूक और आजकल मक्खन मलाई मखलूक। तो ये बातें नहीं चलेंगी। ये लेटेस्ट पेशकश मक्खन मलाई हो गई है। अगर वही हवाई और खलाई मखलूक, तो इदारे को तो आपने टारगेट पे लिया। पीडीएम की आप जरा पुरानी स्पीचेस के साथ साथ दो तीन जुमले उठा के चला देते, आपको पता लग जाता कि किस इदारे को आप बदनाम करते रहे। दूसरा, नवाज शरीफ का बयानिया क्या है, नवाज शरीफ एब्सकाउंडर है। एक, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है उनके असासे बेचे गए हैं, नीलाम किए गए, क्योंकि उन्होंने अपने जराए से ज्यादा बढ़ के यहाँ पर असासे बनाए हुए हैं। बाहर वो मफरूर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ इश्तिहार लगाया कि वापस आए। जी प्लीज, क्या बयानिया उनका, पाकिस्तान की तबाही। ठीक है, नवाज शरीफ का बयानिया पाकिस्तान की तबाही, और उनकी बेटी का क्या बयानिया है। ठीक है, कमल साहब सवाल ले लीजिए कि अगर 2 साल मजीद गुजर जाते हैं, अगर 2 साल मजीद गुजर जाते हैं, 5 साल आपके मुकम्मल हो जाते हैं, तब भी रिकवरी बिल्कुल नहीं होती इन लोगों से, तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा जब आप इलेक्शन कैंपेन की जानिब बढ़ रहे होंगे? देखिए, नुकसान तो अवाम का होगा हर दोनों सूरतों में। और मैं समझती हूँ कि नैब से की प्रोसिक्यूशन बेहतर करने के लिए वजीर आजम जब हम इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने उनको ऑफर की थी, ठीक है, कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें। देखिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, अगर कोई इदारा उसकी जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको एक्स्ट्रा फंडिंग की जरूरत है, उसको अपनी कैपेसिटी इनहेंस करने की जरूरत है, तो वो हुकूमत को अपनी डिमांड दे। जैसे इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस इदारा है, लेकिन अगर उसने अपने आप को बेहतर करना है, उसमें कोई रिफॉर्म्स आनी है, कोई कैपेसिटी बिल्डिंग होनी है, कुछ और होना है, तो वो पैसा तो हुकूमत ही देगी ना। तो उस पर शोर मच गया कि जी नैब न्याजी गठजोड़ है। भाई, न्याजी साहब का तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान से गठजोड़ है। न्याजी साहब का अवाम के साथ गठजोड़ है, और न्याजी साहब का अवाम से गठजोड़ रहेगा, क्योंकि अगर न्याजी साहब का अवाम से गठजोड़ नहीं होगा तो फिर किसका होगा। तो इसलिए पाकिस्तान के हर इदारे से इस वक्त न्याजी साहब का गठजोड़ है, क्योंकि वो जिम्मेदार है, इस वक्त वो वजीर आजम है पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है कमल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से कर रही थी, ये आपने बातचीत सारी सुनी, मुलाहिजा की, और यही मामला है। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर कुछ साबित नहीं हो रहा, अगर साबित हो रहा है तो कुछ रिकवर करें, और 2 साल बाद जब मामला होगा तब देखा जाएगा। अवाम भी शायद तब ये क्वेश्चन करेंगे कि कितने पैसे रिकवर हुए। बिल्कुल, रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मतलब अवाम जो है वो उसी की नज़र इस पर है कि रिकवरी क्या होती है। आखिर है ये मामला 2 साल के बाद देखते हैं कि थोड़ी सी महंगाई की बात कर लेते हैं। महंगाई की बात करते हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा करीब है, और ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर में महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो जाता है। फल सब्जियों समेत खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उनकी वो जो अशियाँ वो महंगी हो जाती हैं। हाँ जी, और पर लग चुके हैं उनको। टमाटर की बात कर लें, लीमू की बात कर लें, सब्ज़ मिर्च की बात करें, लहसुन की बात करें, अदरक की बात करें, और कोई दीगर सब्जियों के नाम लेना कुछ शुरू करो, उनकी बात करें, जो कि ज़्यादा ईद के खानों में उनमें लवाज़िमात शामिल होती हैं, मसालों वाली जो चीज़ें हैं ना, वो भी कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। और अदरक जो है वो 440 रुपए फी किलो का हो गया। फी किलो 440। अच्छा, जो पिछले हफ्ते में 380 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा था, 150 रुपए किलो मिलने वाला लहसुन जो है उसकी बात करें तो अब 250 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। खरीदारों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी ईद करीब आते ही सब्जियां महंगी हो गई हैं, और दुकानदारों का मौक़िफ़ यह है कि उन्हें मार्केट से महंगी मिलती है तो वो आगे कैसे सस्ती बेचें। हाँ जी, ऐसे ही। और इससे कबल इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 12.28% रही, और गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में ये शरह 0.7% बढ़ गई। अच्छा, इस दौरान अगर उन्होंने बात करें आलू की, प्याज की, उन तमाम चीज़ों समेत जो बाकी अशियाँ उन्होंने कहा है कि वो कुछ महंगी हुई हैं। 9 की कीमतों में उन्होंने कहा कमी हुई है, जबकि 19 ऐसी अशियाँ जिन कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। अब ईद कुर्बान करीब आते ही अब देखा जाए तो महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, आवाम परेशान है। बिल्कुल ऐसे ही है। बात कर लेंगे मारूफ मुआशी तज्ज़ीर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, इसका लिंक ईद उल अज़हा से ही बनता है, कोई बजट से लिंक नहीं बनता, कोई महंगाई का और कोई लिंक बनता है किसी चीज़ से, या हम ईद उल अज़हा के साथ ही जोड़ सकते हैं कि ये खुद साख्ता महंगाई है? जी, मेरा ख्याल है कि 2 रुख हैं। आपने जो सवाल किया उसमें भी दो सवाल छुपे हैं। ये फिनोमेना जो है बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में होता है कि जैसे ही कोई बड़ा त्यौहार सामने आने लगता है तो चीज़ों की कीमतें जो है वो बढ़ने लगती हैं।
एक तो डिमांड साइड पे है कि हम अपने खाने की चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, लोग ज़्यादा गोश्त खाने लगते हैं, लोग खाने ज़्यादा बनाने लगते हैं। लेकिन कुछ मुल्कों में जैसे मलेशिया है, वो उनकी हुकूमत जो है वो पहले से इसको देख लेती है कि ये होने वाला है और वो सप्लाई चेन में जो सप्लाई का मामला है वो भी बढ़ा देती है। तो फिर मलेशिया ने बड़ा खूबसूरती से कीमतों को त्योहारों से पहले कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की है। तो इसमें भी एक बनता है, डिमांड जब बढ़ती है, आपको पता है कि बुनियादी असूल है इकोनॉमिक्स का कि जब डिमांड बढ़ जाएंगी, लेकिन अब जो है वो पहले से उसको प्रेडिक्ट कर ले और सप्लाई भी बढ़ा दे तो फिर वो सप्लाई बराबर हो जाती है और वो कीमतें नहीं बढ़ पाती। मुस्लिम ममालिक जो हैं जहाँ पे अमूमन देखा गया है कि हुकूमतें जो हैं वो ज़रा कमज़ोर हैं, उनकी गवर्नेंस ज़रा कमज़ोर होती है, तो वहाँ पे ये फिनोमेना नज़र आता है। लेकिन एक दो मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे इनको कंट्रोल, जैसे मलेशिया मैंने कहा, उस मुल्क में उन्होंने कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल। अच्छा फ़ारूक साहब, हम देखते हैं कि जिस तरह से अगर आप बात करें ना मुस्लिम ममालिक की, ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर इस तरह का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा है। दीगर ममालिक में बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, वहाँ पर चीज़ों को सस्ता कर दिया जाता है। अब महंगाई में इजाफा हो रहा है, आमदनी अगर आवाम की बात की जाए तो उनकी आमदनी जो है वो कम है, और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा देखने में आया, लेकिन जो ज़्यादातर आवाम है वो निजी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो हुकूमत ने उसके लिए क्या किया? कोई उनके लिए भी चीज़ बनाई गई है कि उनके लिए भी आसानी हो सके? जी देखिए, बड़ा वैलिड सवाल है अभी जो आपने किया है कि ज़्यादातर कोई 95% जो लेबर फोर्स है वो तो निजी सेक्टर में है। पास तो बहुत कम शरह के हिसाब से लेबर फोर्स की परसेंटेज जो है बहुत कम काम कर रही है। 2 या 3 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के आप बयानात सामने रख लें। एक उनका बयान है जो मई 2019 में आया था। उन्होंने कहा कि बस थोड़ी सी देर रह गई है, महंगाई देर और बर्दाश्त कर लें, अब हुकूमत की जो पॉलिसी है वो कामयाब होती नजर आ रही। अब ये 2019 में उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद उन्होंने इसी साल जनवरी में एक और बयान दिया कि महंगाई के खिलाफ हुकूमत की कोशिशें जो हैं वो कामयाब होती नजर आ रही हैं। ये वज़ीर आज़म कह रहे हैं। फिर उन्होंने, अगर आपको याद हो, कि इसी साल फरवरी में कहा था कि महंगाई की सिमत जो है वो हुकूमत ने कंट्रोल में कर ली। तो इसमें तो नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब और हुकूमत ये चाहते हैं कि महंगाई का बोझ किया जाए, तो चाहत तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जैसे आपने अभी बयान की कि वो उसकी फर्क है। तो चाहत एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि काबिलियत का एक फुकदान नजर आता है। अच्छा, तो ठीक है, कैसे डॉक्टर साहब कैसे किया जा सकता है फिर? क्या इतने लोग तब्दील किए, काबिल लोगों को लाने की कोशिश भी की गई, कैसे किया जाए? या क्या इंटरनेशनली भी कमोडिटी प्राइसेस की बात करें तो उसमें इजाफा ही हो रहा है, हुकूमत को इसलिए भी चैलेंजेस दरपेश हैं? जी, एक एलिमेंट ये ज़रूर है जो आपने कहा कि इंटरनेशनल आलमी मंडियों में जो है कमोडिटीज़ की बढ़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अगर हवाले से हम बात करें तो फिर उन कमोडिटीज़ की जो हम बाहर से लेते हैं, जैसे कुकिंग ऑयल बहुत बाहर से आता है, अगर वो मंडियों में कीमत पड़ती है तो जाहिर बात है पाकिस्तान में भी पड़नी चाहिए। लेकिन जो मेजर आइटम है जैसे गंदम है, जैसे चीनी है, अब गंदम तो पाकिस्तान में हमारे अपने किसान उगाते हैं, उनको हम रुपयों में उनकी उजरत मिलती है। इसी तरह है वो पाकिस्तान के अंदर है, उसके अंदर कोई इंपोर्टेड एलिमेंट नहीं इस्तेमाल किया जाता, कोई इनपुट नहीं इस्तेमाल किया जाता, तो उनकी का कोई डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आदमी मंडियों से नहीं होता। अच्छा। अगर गंदम की कीमत पाकिस्तान में 3 साल में डबल हो जाती है तो ये बहुत ही तफ्तीशकुन बात है, इसमें रिसर्च करने की बात है कि इसके पीछे वजूहात क्या है। अब बड़ी वजूहात जो है वो हुकूमत की अपनी खुद साख्ता वजूहात। देखिए, अगर बिजली बढ़ती है तो बिजली जिस चीज में भी काम आएगी उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट निकलेगा उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। साल पहले 11-12 रुपए का यूनिट था, आज वो 22-23 रुपए का यूनिट है। तो बिजली मुल्क में जितनी भी बनाई जाती है वो हुकूमत खुद से सारी खरीदती है, तो हुकूमत उसकी जो प्राइस है वो डिटरमिन करती है। तो अगर बिजली की कीमत डबल हो गई है तो जाहिर बात है जो चीजें बिजली से बनती हैं उनकी कीमत जाएगी। इसी तरह आप देखिए कि सपोर्ट प्राइस जो है गंदम की, अब वो हुकूमत डिटरमिन करती है।
वो 1400 रुपया हुआ करती थी, फिर 1800 रुपया कर दी गई। अब अगर हुकूमत खुद से सपोर्ट प्राइस बढ़ाएगी तो फिर जाहिर बात है कि आपकी जो रोटी है, आपका जो नान है, उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। ठीक है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे 5 से आप बात कर रहे थे। आम आदमी का सवाल यही होता है कि बस किसी तरह हमारी कुव्वत ख़रीद बढ़ जाए, महंगाई कम हो जाए, और उसके लिए अब वज़ीर-ए-आज़म साहब तो ये कह रहे हैं कि मईशत जो है अब दुरुस्त समत में जा रही है, और जो चैलेंजेस थे हमें उनको हमने अब किसी हद तक कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल, अब आवाम तक समरात आते आते मुझे लगता है कि कुछ वक्त लगेगा। फिर अभी इसमें 2 साल का और इंतज़ार करना पड़ेगा आवाम को कि महंगाई कब कम होती है, क्योंकि आवाम जो है वो इसी इंतज़ार में कि महंगाई कम हो। खैर, हमें यहाँ पे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।